स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैपिटल में। दोस्तों मैं अभिषेक आज आपको इतिहास के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको यूपी पीसीएस 2021, यूपीएससी 2021 और आरओ एआरओ में बहुत ही हेल्प करेंगे। दोस्तों जो इतिहास में अभी बिगनर हैं या जिन्होंने अभी बेसिक नहीं पढ़ा है उनको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कठिन लगेंगे, लेकिन देखिए आइए समझते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखिए छठी शताब्दी पूर्व में जब इतिहास का प्रारंभिक चरण था और कैसे वैदिक से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का सफ़र तय हुआ, और इसी क्रम में छठी शताब्दी में राजा रजवाड़ी या साम्राज्य का विस्तार होने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या विशेषता थी जो इस साम्राज्य को खड़ा किया जो राज्य बने। तो देखते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके का चलन। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए क्या था कि जब तक वैदिक काल रहा तब तक कृषि तो हुई, लेकिन धार्मिक कर्मकांड के चलते वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाई थी। ठीक है, दूसरी बात उत्तर वैदिक काल की अगर बात छोड़ दें, प्रारंभिक में यानी कि जो वैदिक काल कहते हैं उसमें लोहे की खोज भी नहीं हुई थी, तो कृषि कैसे की जाए अच्छे जो उपकरण भी नहीं थे। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बात है, ये यहाँ पे साम्राज्यों का गठन और नगरों का जो स्थापना हुई उसकी एक महत्वपूर्ण देन थी कि कृषि का संगठित होना, कृषि अच्छे स्तर पे होने लगी थी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये पहला बिल्कुल सही है, कृषि उपज को संगठित करने का जो है चलन था, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पे कि लोहे का व्यापक प्रयोग। बिल्कुल, जब 1000 ईसा पूर्व उसमें क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में अंतर्जी खेड़ा से लोहा की खोज हो गई, तब से क्या हुआ कि कृषि में एक बेहतर परिणाम देखने को मिले और कृषि को वो उपकरणों की ज़रूरत थी वो कृषि लोहे से पूरे हुए, और किसी भी धातु के आ जाने से ज़िंदगी और सरल हो गई। तो ये भी बिल्कुल सही है, लोहे का व्यापक प्रयोग। तो 1 और 2। अच्छा, तीसरा देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। जी नहीं, देखिए क्या था कि जो संस्कृति पिछली थी उसी को त्याग कर ही तो ये लोग अपना विकास कर पाए थे, क्योंकि उस संस्कृति में ज़्यादा कर्मकांड और आडंबर आ गए थे। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आंसर इसका हाँ ये भी है, तो 1 और 2। ठीक है, समझ गए आप? थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नए नगर और साथ में राज्य, साम्राज्य तथा राजाओं का विकास हुआ। ठीक है, इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया कहाँ पे हुई? आप ध्यान देना, तो ये नदियों के किनारे हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृषि करना आसान था, वहाँ की जो जो ज़मीनें थी वो उपजाऊ थी। ठीक है, पानी की वहाँ पे व्यवस्था थी। ठीक है। अच्छा, हम अगर दूसरी बात देखें तो लोहे का व्यापक उपयोग कृषि उपज में जो वृद्धि, ठीक है, का द्योतक रहा, जिससे जो कृषि में अधिशेष बचा। विकास कब होता है? जब हम थोड़ी सी बचत कर पाते हैं। हम वैसे तो धन कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है, लेकिन हमारा विकास वहीं पर रुका रहता है जब तक हम बचत नहीं करते, थोड़ा सा आगे का नहीं सोचते। आगे का सोचेंगे कब? जब हमारे पास थोड़ी सी बचत होगी, वरना हम बस पैसे लाए और वहाँ खाना है, बस ला के खाने तक ही सीमित रहेंगे। तो जब लोहे की खोज हुई, थोड़ा सा उनको धार्मिक संस्कृतियाँ और कर्मकांड से थोड़ा सा निजात मिला और लोहे की इधर खोज हुई, नदियों के किनारे बढ़े, तो उन्होंने कृषि व्यापक स्तर पर करना शुरू किया और वहाँ पे क्या हुआ कि कृषि में जो बचत होने लगी, खाने के बाद जो उनका बचने लगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति साल भर कमाए खा ले, फिर साल भर कमाए फिर खा ले, वो नया कब सोचेगा? अब देखो क्या हुआ, साल भर उसने कमाया, एक बार कमाया, उसकी बचत हुई,
तो जो वो नेक्स्ट ईयर जो कमाएगा तो उसको थोड़ा सा प्रेशर कम है, क्योंकि उसके पास बचत है, तो वो थोड़ा सा दिमाग कहीं और भी लगा सकता है, जिससे उसका विकास होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो जब लोहे का यहाँ पे लोहे का जब प्रयोग किया तो कृषि में जो अच्छी पैदावार हुई और कृषि बचत भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा संस्कृतियों की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संस्कृतियों यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो प्राचीन संस्कृतियाँ थीं उनका भी वहाँ पे क्या होता था, पतन हो रहा था, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी, वो भी ठीक है, नगरीय संस्कृति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है आपका कि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। देखिए, जो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। अब आपको ध्यान करना है अशोक के शिलालेख। ठीक है, या क्या था, उसने ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे थे, आपको याद आ गया होगा। और किसने पढ़ा था सबसे पहले, जेम्स प्रिंसेप ने। तो बिल्कुल सही बात है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्ठी जो लिपि को पढ़ा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे कि ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल किया गया ब्राह्मी। अब देखो वहाँ तत्कालीन समय में, यानी कि प्राचीन भारत में ब्राह्मी और खरोष्ठी जो लिपियों का बहुत ही प्रचलन था। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अभिलेख, सिक्के तत्कालीन समय में तो ये कार्य करते ही हैं, लेकिन बाद में यानी कि थोड़ा समय बीत जाने के बाद ये बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं, अभिलेख या सिक्के। तत्कालीन समय में अशोक ने क्या कहा, उसको अगर अपने राज्य में कोई नियम कानून बनाना होता था तो वो शिलालेख खुदवाता था। आज वो क्या काम कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं उसके काल की, वही काम सिक्के करते थे। तत्कालीन समय में सिक्के विनिमय का माध्यम हुआ करते थे। आज वो जब सिक्के हमको मिलते हैं तो क्या मिलता है, हमें जानकारी मिलती है कि कैसा साम्राज्य या कैसा इतिहास रहा होगा। तो बिल्कुल जहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, हाँ ठीक है, और ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा जो अभिलेखों में किया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। आपको पता होगा कि प्राकृत भाषा बिल्कुल प्राचीन से ही शुरुआत, मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि प्राचीनतम जितने भी अभिलेख थे, यानी जितने नहीं कहेंगे, मतलब ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। देखो क्या, अब प्राकृत हो रहा था, प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग जनसामान्य में हम बोलते हैं ना अवधि अपने क्षेत्र में, वैसे ही तत्काल में प्राकृत हुआ करती थी। तो बिल्कुल प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अच्छा, अभिलेख होते किसके लिए थे, जनता के लिए। जनता क्या समझती थी, ठीक है, प्राकृत, तो प्राकृत में होंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नंबर 4, तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई। अब देखो, तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा है, नहीं की गई, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, तमिल है, पाली है और संस्कृत है, इनमें अभिलेख मिलते हैं। ठीक, तो यह संभव है कि लोगों ने अन्य भाषाएं भी बोलने सीखी हों, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन का था कि विचार करने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 मुझे लगता है सही होंगे। ये देखते हैं, 1 2 3, हाँ 1 2 3, यानी कि चौथा नहीं, क्योंकि वहाँ पे नहीं लिख गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के संदर्भ में, यानी कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होगा कि बौद्ध तथा जैन धर्म में आरंभिक ग्रंथ जो इसके थे, जैसे कि आगुत्तर निकाय था, ठीक है, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है इसमें, जैसे कि वज्र, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती जैसे राज्यों
का जो इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखो एक ऐसे जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहाँ पे भी 16 जो जनपद थे यानी कि राज्यों था उनका जो उल्लेख मिलता था। तो बिल्कुल सही बात है। पहला, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। अब देखिए, अधिकांश महाजनपद जो थे यानी कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य थे ये कई लोगों का समूह शासन करता था वहाँ पे। देखो, गण का मतलब गणतंत्र, संघ का मतलब क्या कि संघ बना के शासन हो रहा है। ठीक है, तो गण और संघ जहाँ शब्द लग गया वहाँ एक राजा नहीं, वहाँ समूह, यानी कि वहाँ हम कह सकते हैं कि जो संविधान के तहत और प्रजातांत्रिक शासन जो होता था। ठीक है, तो गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। बिल्कुल नहीं, एक नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे समूह शासन करता था। ठीक है, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये बात नहीं पता होगी। ये जो समूह होता था इससे प्रत्येक राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा जो बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। समझ रहे हो? अब जैसे आपको कहोगे कि एक राज्य में बहुत सारे वो हो गए राजा, नहीं, ऐसा नहीं, समझिए ज़रा। जैसे महाजनपद, जैसे राज्य हो गया, हम बात करें जैसे कि गांधार ले लें, गांधार हो गया राज्य। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े बटे होंगे। ठीक है, उस टुकड़ों में राजा होते हैं, वो वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। कुल मिला के पहला सही है, और एक राजा बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे अगर दूसरा अर्थ इसका देखें तो एक का मतलब होता था कि सर्वे सर्वा बस एक ही है, नहीं, यहाँ पे समूह, यानी कि हम कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था अगर कहें तो वो भी सही रहेगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम, हाँ, इसका आंसर हो गया केवल एक। ठीक है, केवल एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं विचार। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे, बिल्कुल। देखिए क्या था, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर वैदिक काल में एक इकाई आई, जन। ठीक है, जन, लोग क्या होते थे, जन होते थे। ठीक, अब जब जन, ये एक भौगोलिक इकाई भी थी और एक व्यक्तियों का समूह भी था। मतलब जिस समाज पे जिसका शासन होता था, जैसे 10 लोग रह रहे हैं एक पास, तो वहाँ पे एक मुखिया हो गया तो उसे जन कह देंगे। ठीक है, अच्छा, जन जब जुड़ते चले गए तो वो जनपद बन गए। कई जन एक में जुड़े तो क्या हो गए, जनपद बन गए। ठीक है, तो क्या जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग, जो बिल्कुल, अब देखो, जहाँ लोग बस जाते थे, लोग भी यहाँ पे हो गया और भूखंड पे तो बसेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे। जनपद का जो अर्थ, जो कहेंगे कि ऐसा भूखंड था जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति बस जाती थी। इस शब्द का प्रयोग जो जनपद शब्द है, इसका प्राकृत और संस्कृत दो भाषा दोनों में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस दूसरा देखते हैं। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तो बिल्कुल सही बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक कई ग्रंथ लिखे। ठीक है, और इनमें शासक सहित जो अन्य के लिए जो नियमों का निर्धारण होता था और जनता से या शासक से कुछ जो अपेक्षाएं की जाती थीं, शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होगा, ये सब ठीक है बातें होती थी। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात नहीं होगी। खैर, जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। ठीक है, तीसरा देखते हैं। मतलब पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। देखिए, उस समय संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना भी माना जाता था। ठीक है, ये एक उपाय था, कहते वैध है, धन नहीं है, लूटो। ठीक है, पड़ोसी को। तो ये क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया। चौथा देखते हैं। शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। तो बिल्कुल सही बात है। शासक जो होते थे
वो किसानों, व्यापारियों तथा जो शिल्पकारों से कर लेते थे, भेंट लेते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 1, 2 और 4 सही है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ध्यान देना, 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में जो उभरा, इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? आइए देखते हैं। अच्छी उपज, मैंने अभी बताया आपको, ठीक नहीं, अच्छी उपज थी तभी तो जो अधिशेष बचा, जब अधिशेष बचा तो लोगों ने सोचा कुछ आगे का और विकास हो गया, एक सभ्यता, एक संस्कृति जन्म दी। ठीक है, नगर बसने लगे। तो अब वही जो नगर से जो राज्य बने, वही उन्हीं में एक क्या था, मगध। तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी उपज तो होनी है। लोहे की खदानें, बिल्कुल लोहे की खोज हो गई थी तो उसकी जो खदानें भी जो मिलेंगी। ठीक है, नंबर 3, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन। बिल्कुल, गंगा, अब देखिए आवागमन पहले क्या था, लोग थके हारे चलते जाते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, नाव बनाई, नदी में डाली और क्या, चल दिए। बिल्कुल हुआ। नंबर 4, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, बिल्कुल सही। 4 बिट। अब आप कहेंगे कि हाथी जो कौन से काम आते थे? जब हाथी मिलते थे जो सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते थे, सेना भी तो होनी जरूरी थी। ठीक है, तो हाँ, तो ये बिल्कुल ये चारों यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, चौथी यानी 6ठी से 4थी शताब्दी जो ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। इसके कारण यही थे कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर बहुत अच्छी थी। मगध जो क्षेत्र था, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में पड़ता है, जो बाद में पाटलिपुत्र बना, ये कुम्हरार वाला एरिया है, वहाँ पे क्या थी, जो कृषि थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, और लोहे की खदानें भी जो थी वहाँ पे, जिससे कि उपकरण बने, हथियार बने और जो कृषि के लिए उपकरण बने। ठीक है, और जंगली मतलब जंगल से हाथी मिले जो कि सेना के काम आए, और भी इनसे व्यापार भी होता था, इनके दांतों का, इस तरीके से। और गंगा और उसकी जो नदियाँ मिली वो मार्ग का काम किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। और ये अगर कहें तो श्रृंखला जारी रहेगी। हो सकता है अभी हम ठीक ठाक से समझा नहीं पा रहे हों, पढ़ा नहीं पा रहे हों। दोस्तों, अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम थोड़ा सा बेहतर भी करने लगेंगे, और अब हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। धन्यवाद।